नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। दोस्तों, नीति शास्त्र पढ़ रहे थे हम और नीति शास्त्र के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। पिछले वीडियो में हमने नीति शास्त्र का एक और टॉपिक अभिवृत्ति उसको शुरू किया था। उसमें हमने देख लिया था कि अभिवृत्ति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैसे इसका निर्माण होता है और इसके अलावा नैतिक अभिवृत्ति के बारे में पढ़ा था। इसका एक पार्ट जो राजनीतिक अभिवृत्ति है और एक सिविल सेवक के लिए अभिवृत्ति का क्या महत्व होता है और इस अध्याय पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन पर डिस्कशन करना बाकी रह गया था। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और ऐसे ही ये श्रृंखला आगे चलती जाएगी और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अभिवृत्ति का जो बचा हुआ पार्ट है। तो दोस्तों, हमने अब तक अभिवृत्ति के अंदर जो पढ़ा था कि क्या होती है अभिवृत्ति, इसकी विशेषताएं वगैरह क्या है, ये सब देख लिया था। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। इसमें अभिवृत्ति को कहा था कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय में कोई भी जैसे विषय मतलब व्यक्ति, वस्तु या विचार है, उसके बारे में जो भी भाव उसमें सकारात्मक या नकारात्मक भावों की जो उपस्थिति होती है उसको अभिवृत्ति कहते हैं। इसमें तीन पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष यानी उसमें ज्ञान रखना, भावनात्मक पक्ष यानी कि अपने मन में उसके प्रति कैसे विचार आते हैं और अपने व्यवहारों में वो कैसे झलकती है। ये तीनों अभिवृत्ति के पक्ष होते हैं। अभिवृत्ति में प्रायः तीनों पक्ष देखे जाते हैं, लेकिन हमेशा व्यवहारात्मक पक्ष भी उपस्थित हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आप अपने आपको जानकारी तो होती है इस चीज़ की कि भाई ये चीज़ खराब है, अपनी भावनाओं में भी ये रखते हो, लेकिन व्यवहार में कई बार आप किसी के डर से उसको प्रकट नहीं होने देते हो। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके अलावा ये जन्मजात नहीं होती है, बाहर से सीखी जाती है। इसका एक संजाल पाया जाता है और ये जो है वो उसकी बाहरी परिस्थितियों पे ज़्यादा डिपेंड करती है। जेनेटिक जो चीज़ें होती है उनसे कम ये मिलती है। इसमें जो पक्ष होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक, और दूसरा होता है जो सकारात्मक या नकारात्मक। ठीक है, ये इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो केंद्रीयता का गुण पाया जाता है और इसमें सरलता, जटिलता दोनों का समावेश होता है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें अगर आगे चले तो हमने देखा था कि अभिव्यक्ति और मूल्यों में क्या संबंध होते हैं। तो दोनों ही सीखे जाते हैं, दोनों ही जन्मजात नहीं होते हैं, दोनों ही स्थायी होते हैं। एक बार निर्मित हो जाने के बाद इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस की बात की जाए तो जैसे जैसे मूल्य परिवर्तित होते हैं, अभिवृत्तियाँ भी जो स्वाभाविक रूप से बदलती है, लेकिन मूल्य जो है वो स्पेसिफिक एक विषय से संबंधित होते हैं, जबकि अभिवृत्तियाँ जो है वो जो मूल्य है वो जनरलिस्टिक प्रकार के होते हैं, जबकि अभिव्यक्ति जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की होती है। ठीक है, और जो मूल्य होते हैं उनका जो संबंध है वो किसी विषय या वस्तु से नहीं होता, जबकि अभिवृत्तियाँ जो है वो मूल्य से संबंधित होते हैं। ये भी अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। उसके बाद अगर आगे चले अपन तो इनका निर्माण कैसे होता है। तो इसमें जो बाह्य कारक है वो ज़्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं, आनुवंशिक कारक कम करते हैं। शुरुआत में तो ये भी माना जाता था कि आनुवंशिक कारक का कोई रोल होता ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो स्टडीज हुई है उससे ये पता चला है कि आनुवंशिक कारकों का थोड़ा बहुत रोल इसमें होता है। ठीक है, बाह्य कारकों में एक तो व्यक्ति जो है स्वभाववश सीखता है, यानी उसको कोई ज़रूरत होती तो एक उसका परिवेश जो है, मीडिया, उसके स्कूल, उसका परिवार, ये सब उसको ये मूल्य सिखाते हैं। ये भी अपन ने देख लिया था। उसके बाद जो सामाजिक कारक में अपन जो जो भी सूचना है उसको मिलती है वो, और उसकी आवश्यकता पूर्ति जो अपन ने अभी डिस्कस किया ही है, वो सारा इसमें होता है। उसके बाद हमने नैतिक अभिवृत्ति देखा था। नैतिक अभिवृत्ति का मतलब होता है कि जो भी नैतिक नियम है उसके प्रति जो अच्छे या बुरे, सकारात्मक या नकारात्मक भावों की जो उपस्थिति होती है। इसमें भी तीन पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष। यानी कि नैतिक चीज़ों के बारे में पहले तो आपको किसी चीज़ की जानकारी, उसका ज्ञान होना, फिर आपकी भावनाओं में भी नैतिकता, जैसे सत्य अच्छा होता है तो आपकी भावनाओं में अपने आप ही सत्य की जो विचार आए, फिर व्यवहार में भी झल के आप हर काम में सत्य बोलो, तो ये नैतिक अभिवृत्ति होती है। नैतिक जो भी गुण होते हैं जैसे कि सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा और समानुभूति, ये इस तरह के गुण होते हैं, वो सारे नैतिक अभिवृत्ति में देखने को मिलते हैं। इसका महत्व क्या है कि एक तो व्यक्ति को खुद के लिए भी अच्छा होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है।
इसके अलावा प्रति व्यक्ति खुशहाली में भी विकास होता है, समाज में शांति और सौहार्द भाईचारे की भावना का विकास होता है, और भौतिकवाद आध्यात्मिकवाद में जो है असंतुलन जो पाया जाता है उसमें सुधार होता है। इसके अलावा जो आप नैतिक अभिवृत्ति से जो नैतिक गुणों का भी विकास कर सकते हो। यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद अपन आगे चले तो इसको प्रभावित करने वाले कारक ये भी अपन ने देख लिए थे। एक तो अंतरात्मा की आवाज़, यानी आप नैतिक कब बन सकते हो, जब कई बार अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो तब आपकी अभिव्यक्ति अपने आप ही जो नैतिक हो जाती है। सद्गुणों का आपको ज्ञान होता है, व्यवहार में भी सद्गुणों को लाते हो। सद्गुण वैसे भी यही होते हैं कि मनुष्य की वो श्रेष्ठ और जो स्थायी मनोवृत्ति होती है जो लगातार अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है, जैसे विवेक, साहस, संयम, ये सद्गुण। तो ये सद्गुण जो है अगर इनका भी प्रैक्टिस में लाते हो तो आपका जो रुझान है वो एक तरह से नैतिक होना शुरू हो जाता है। लॉ के अंदर भी जो है इस तरह की जो नैतिक चीजें लिखी हुई है उसको भी अगर आप रेगुलर रूप से फॉलो करते हो तो आप नैतिक बन जाते हो। शुभ का तत्व यानी कि जो शुभ क्या होता है, शुभ अलग अलग, जैसे किसी के लिए मोक्ष प्राप्ति हो गया, किसी के लिए कर्तव्य पालन हो गया, तो ये शुभ का तत्व होता है, ये भी नैतिक अभिवृत्तियों को प्रभावित करता है। आपके शिक्षक हैं वो भी आपको ज्ञान देकर आपकी अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। आपका कर्तव्य धर्म होता है वो भी आपको इस नैतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, एक प्रशासक में जो है वो कौन कौन से नैतिक अभिवृत्ति के मूल्य होने चाहिए, तो समानुभूति हो गया, सहानुभूति हो गया, करुणा हो गया। मतलब एथिक्स में जो है ये वर्ड्स जो है, इन वर्ड्स को आपको हर जगह आप इनका यूज ले सकते हो। क्या क्या गुण, जैसे मूल्य पढ़ोगे तो मूल्य में भी यही आएंगे। एक प्रशासक हर जगह आपको इन जो हर कंटेंट को इससे जोड़ते हो तो आप आराम से जो है अच्छे से उत्तर लिख सकते हो। तो अभिवृत्ति में भी ये मूल्य होने चाहिए, समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, जन सेवा की भावना, निस्वार्थ कर्तव्य की भावना, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, ये सारे गुण जो है वो एक प्रशासक में होने जरूरी होते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आज से नया टॉपिक जो है वो राजनीतिक अभिवृत्ति, यानी कि राजनीति के जो मूल्य होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं इनके प्रति आपका रुझान कैसा है। तो ये दो पक्ष में होगा। एक तो होगा संकीर्ण पक्ष, यानी कि केवल आप किसी राजनीतिक दल के प्रति कि मेरे को तो फलाना दल पसंद है, जैसे कोई कहता है मेरे को तो कांग्रेस पसंद है, कोई कहता है मेरे को तो भाजपा पसंद है, कोई कहता है मेरे को तो आम आदमी पार्टी पसंद है, कोई कहता है मेरे को जो है वो समाजवादी पार्टी पसंद है, इस प्रकार से। या कोई स्पेसिफिक नेता भी हो गया कि जो मेरे को तो ये वाला, जैसे नरेंद्र मोदी जी पसंद है, मेरे को राहुल गांधी पसंद है, मेरे को अरविंद केजरीवाल पसंद है। जो भी जैसे जिसकी अभिवृत्ति होती है उस हिसाब से वो अपनी रुझान को प्रकट करता है या रुझान अपने मतदान व्यवहार में इसको लाता है। तो ये तो एक संकुचित प्रकृति हो गई, मतलब आपका स्पेसिफिक एक डायमेंशन हो गया। इसका अगर व्यापक प्रचार देखें तो राजनीतिक अभिवृत्ति होता है कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत बहुत बड़े होते हैं, जैसे लोकतंत्र की भावना हो गई, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, समता हो गया, बंधुता हो गया, जो ये लोकतंत्र के मेन मेन सिद्धांत है, इनके प्रति आपका रुझान कैसा है कि जैसे आप स्वतंत्रता को कितना महत्व देते हो, स्वतंत्रता किस अर्थ में मानते हो, समानुभूति जो ये समानता का भाव कैसे मानते हो। ठीक है, राजनीतिक विचारधाराएं भी होती है, जैसे विचारधाराएं कौन कौन सी होती है, तो सामान्यतः जो हर देश में एक जो विंग माने जाते हैं, सबसे पहले जैसे एक होता है लेफ्ट विंग को वामपंथ बोलते हैं, एक होता है राइट विंग जिसको दक्षिण पंथ बोलते हैं, कुछ मध्यस्थ प्रकार के होते हैं, कुछ जो है वो परिवर्तनवादी होते हैं, कुछ उदारवादी होते हैं, कुछ अतिवादी होते हैं। अब ये सब क्या टर्म होते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं तो आपको इजीली हर चीज़ समझ में आएगी। तो जैसे जो जनरल टर्म है वो है लेफ्ट विंग और राइट विंग, यानी कि वामपंथ और दक्षिण पंथ। तो ये वामपंथ और दक्षिण पंथ कहाँ से आया, पहली बात तो वर्ड तो फ्रांस के में जो वहाँ का जो वर्साए का महल था, वहाँ पे क्या है कि जो उन्होंने सभा बुलाई थी वहाँ पे, तो विचारधारा जैसे जो मतलब परिवर्तनकारी विचार वाले थे, यानी कि जो चाहते थे कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही है उनमें परिवर्तन होना चाहिए, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा बल देते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, व्यक्तिवाद पे ज़्यादा बल देते थे कि देश या समाज से बड़ा व्यक्ति होता है, व्यक्ति का हित भी सोचा जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें, भौतिकवाद को जो ज़्यादा मानते हैं कि जो भी चीज़ मनुष्य के लिए भला करती है वो नैतिक होती है, इस प्रकार की जो विचारधारा को मानने वाले लोग थे ना, वो लेफ्ट साइड में जाके बैठ गए। ठीक है, तो वहाँ से एक वो वर्ड निकल के आ गया कि लेफ्ट विंग, यानी कि वामपंथी, वो वामपंथी विचारधारा के हो गए। तो आज भी जो वामपंथी विचारधारा वाले होते हैं ना, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देते हैं। वो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो व्यक्ति के लिए कल्याण करती है वो उसको सही मानते हैं।
जैसे वो ये मानते हैं कि जो धार्मिक जितनी भी चीज़ें होती है वो उसको रूढ़िवाद मानते हैं कि धर्म जो है वो व्यक्ति को बांधता है और उसको जो है वो किसी काम के लिए बाधित करता है, जबकि वामपंथ ये कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अगर उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है तो वो धर्म वगैरह को भी नहीं माने। कार्ल मार्क्स ने जो है वो इस धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। तो वामपंथी विचारधारा वाले जो भी लोग होंगे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देंगे, धर्म को कम महत्व देंगे और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। दूसरे जो प्रकार के लोग थे वो क्या मानते थे कि संस्कृति को और जो पुरातन परंपराएं हैं उनको ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, देश को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, धर्म को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। इस प्रकार के थे, वो व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे। ठीक है। तो वो लोग जो है वो राइट में जाके बैठ गए, तो इनको दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग कहे। तो आज भी जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग होंगे ना, वो संस्कृति को, देश को और इसके अलावा धर्म को, इनको ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है। जैसे कि हर जगह ये दल होते हैं, जैसे अपने भारत में अगर बात की जाए तो राइट विंग की तरफ जो है वो बीजेपी की विचारधारा रखती है, वो संस्कृति को, देश को, इसको ज़्यादा महत्व देती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो थोड़ा कम प्रीफर करती है। ऐसे ही जो जो लेफ्ट विंग वाली पार्टीज है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, और CPIM हो गया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी होगी, तो ये जो है वो धर्म वगैरह को इतना महत्व नहीं देंगे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देंगे। ठीक है। तो ये दो मेन विचारधारा होती है, एक तो राइट में हो गए, एक लेफ्ट में हो गए। ठीक है। इसके अलावा कुछ मिड पाथ वाले होते हैं या कुछ उसके आसपास वाले होते हैं, वो मतलब दोनों को इक्वल महत्व देते हैं, यानी वो कहते हैं कि भी धर्म भी अपनी जगह है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तो वो मध्यम मार्गी होते हैं। ठीक है। तो ये एक लाइन के आसपास इस प्रकार का, मतलब जैसे एक इसमें इस प्रकार की जैसे लाइन बनती है, तो इसमें ये जो लेफ्ट वाले हो गए वो जैसे इस तरफ रह गए, ठीक है, और जो राइट वाले हैं वो इस तरफ रह गए। अब इसके अलावा जैसे इनकी विचारधारा में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये मानेंगे कि भाई नहीं, थोड़ा तो इनका भी गुण होना चाहिए, थोड़ा इनका भी होना चाहिए, तो वो जैसे उनका झुकाव किस तरफ है, जैसे थोड़ा सा राइटिस्ट की तरफ, जैसे लेफ्ट की तरफ जैसे थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रहेगा और थोड़ा यहाँ होगा, तो इस प्रकार यहाँ पे भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो इसको भी महत्व देंगे, इसको भी महत्व, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दल होते हैं। जैसे कांग्रेस की विचारधारा है तो वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखती है और थोड़ा राइट की तरफ भी रखती है, तो वो मिड वाली विचारधारा में आती है। ठीक है। जैसे समाजवादी पार्टी है तो वो भी जो है इस प्रकार की, वो समाजवाद यानी कि वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, लेकिन वो फार लेफ्ट नहीं है, वो मतलब इसके आसपास यहाँ पे कहीं बैठती है। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं होती है इसके आधार पर बांटा जाता है। इसके अलावा भी एक जो है वो अतिवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं, एक उदारवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं, एक जो है वो कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहने वाले लोग होते हैं। तो उदारवादी लोग वो होते हैं कि जो चीज़ चल रही है ना उसमें बहुत ज़्यादा आमूल परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और थोड़े बहुत अगर परिवर्तन करना चाहो तो वो समय के साथ कहते हैं कि समय के साथ उसमें परिवर्तन करना चाहो तो कर सकते हैं। इस प्रकार की विचारधारा वाले जो दल होते हैं वो उदारवादी होते हैं। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट पे ज़्यादा बल देते हैं, यानी कि हर चीज़ में तर्क की बात करते हैं कि भाई तर्क की कसौटी पे किसी भी चीज़ को तोलो, अगर वहाँ पे वो सही माना जाता है तो जो सही उसका रिजल्ट आता है तो उसको सही मान लिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग अतिवादी विचारधारा के होते हैं कि जो भी विद्यमान जो अभी जैसे आपका लोकतंत्र है या जो भी जिस प्रकार शासन व्यवस्था है वो उसको ध्वस्त करने की बात करते हैं कि ये व्यवस्था सही नहीं है और क्रांति करके जो है नई विचारधारा लाई जाए। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं इनको अतिवादी विचारधारा के लोग कहा जाता है। तो ये भी एक राजनीतिक विचारधारा होती है। ये पूरे अलग अलग मतलब एक विचारधाराओं के आधार पर जो राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है। अब अभिवृत्ति यानी कि आपका झुकाव किस तरफ है, ये अभिवृत्ति एक तरह से रुझान ही बताती है कि आप जो है आपकी विचारधारा, जैसे आप लेफ्ट को ज़्यादा मानते हो इस तरफ हो, या फिर आप जो है वो राइट को ज़्यादा मानते हो इस तरफ की विचारधारा वाले हो, आप किसी चीज़ में आमूल परिवर्तन वाली विचारधारा, अतिवादी विचारधारा के हो, रेडिकलिस्ट टाइप के हो, या फिर आप जो है वो उदारवादी टाइप के हो कि जो भी चल रहा हो ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंज होना चाहिए, उस प्रकार की विचारधारा के हो। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। ठीक है। तो विचार जो ये अभिवृत्ति जो है आपकी दो प्रकार की इसमें देखी जाती है। एक तो संपूर्ण राजनीति के प्रति होती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं आपके जैसे उसके प्रति मतलब एक संकीर्ण विचारधारा होगी, जैसे बोलते हैं कि सत्ता जहर होती है, राजनीति गंदी, आई हेट पॉलिटिक्स, इस प्रकार का हो गया, तो पूरी तरह से उसको नकार ही दिया, वो होती है संपूर्ण राजनीति के प्रति होती है। ठीक है। दूसरी होती है कोई विचारधारा के प्रति, यानी कि आप जैसे अतिवादी विचारधारा रखते हो, आप उदारवादी विचारधारा रखते हो, आप रूढ़िवादी विचारधारा रखते हो, दक्षिणपंथी, वो सारा मैंने आपको बताई दिया, मध्यम मार्ग वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विचारधारा के प्रति होती हैं। इसके अलावा
अब जैसे ये अलग अलग है, जैसे कोई अतिवादी विचारधारा वाला होगा तो वो क्या करेगा कि मतलब समाज जो भी व्यवस्था है उसमें असंतुष्ट होगा कि जो भी चीज़ें चल रही है वो सही नहीं है, सब खराब है, इसको आमूलतूल परिवर्तन करना चाहिए, जल्दी जल्दी चेंज करो इसमें। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये उग्र स्वभाव वाले लोग होते हैं। एक उदारवादी लोग होते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, बौद्धिक प्रकार के होते हैं, जो हर चीज़ को तर्क से बात करते हैं, वो उदारवादी लोग होते हैं, ठीक है। वो जो भी गलत व्यवस्था है उसमें सुधार की बात करते हैं, पूरी व्यवस्था को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार के लोग जैसे कि उच्च शिक्षित लोग होंगे जो शहरों में रहते हैं, ठीक है। कम आयु वाले भी होते हैं कई लोग जो कॉलेज में मतलब, या फिर बहुत जैसे जिनकी अभी परिपक्वता नहीं आई हुई हो, धर्मनिरपेक्ष लोग जो होते हैं सेकुलर टाइप के, वो लोग भी उदारवादी विचारधारा को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी विचारधारा वाले क्या मानते हैं कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं सब हमारी जो है वो संस्कृति में पूरा एक मतलब एक विद्वेष मतलब एक प्रकार की जो है विरूपता या विद्रूपता आ गई है, ठीक है। जो पुराना जो हमारे सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, जैसे कि जो रूढ़िवादी लोग होंगे वो भारतीय संस्कृति हालांकि अच्छी है, तो भी वो लोग ऐसा मानेंगे कि पुराने टाइम में हमारे बहुत ही अच्छा था, पूरा जैसे स्वर्ण युग था। अब जो है वो पूरी तरह से हम पश्चिम के गुलाम हो गए हैं, हमने पूरी तरह से हमारे जो संस्कारों को उनको छोड़ दिया है, तो वो रूढ़िवाद पे ज़्यादा बल देंगे, ठीक है। जो भी पुरानी चीज़ें चल रही थी उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, जो भी है उसको ही मानो, ठीक है। पुरानी व्यवस्था की ओर लौटने की बात करते हैं वो, ठीक है। तो ये रूढ़िवादी प्रकार के लोग होंगे। तो इसमें कौन से होंगे, जैसे एक तो जो पुरानी पीढ़ी वाले लोग जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम अच्छा माहौल देखा होता है और समय के साथ वो चेंज के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाते, तो वो मानते हैं कि पुरानी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, आपको इस व्यवस्था में लौटना चाहिए। तो एक जो क्या कहते हैं ना, आपके बुजुर्ग लोग होंगे, कम साक्षर लोग भी होते हैं ना, वो भी वो सोचते हैं कि ये चीज़ें अच्छी है, अभी जो चीज़ है वो विद्रुपता काफ़ी आ गई है, ठीक है। कम आईक्यू वाले लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। ये प्रकार के होते हैं। दक्षिणपंथी लोग जो मैंने बताया कि राइट विंग वाले होते हैं, वो एक तरह से जो है वो थोड़ा रूढ़िवाद को बल देंगे, धर्म संस्कृति इन पे ज़्यादा बल देंगे, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर वो कम बल देंगे, ठीक है। तो ये जो है संस्कृति को अधिक महत्व देने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, भाजपा के नेताओं के बयान भी पढ़ते होंगे, तो वो अधिकतर अपनी संस्कृति पे बल देंगे कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी हिंदू संस्कृति है, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, इसका जो हमारे जो भी पुराने जो परंपराएं है वगैरह, इनका ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। और एक जो रूढ़ी जो आपके ये लेफ्ट वाले विंग वाले होंगे, वो ये कहेंगे कि जो है धर्म अफीम है, धर्म को मत मानो, व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। कोई भी जैसे रूढ़ी प्रथा या कोई भी इस प्रकार की जो समाज में असमानता है, जैसे दलितों के साथ अत्याचार होता है, कोई धार्मिक संस्था अगर इस प्रकार का अत्याचार करती है, जैसे मंदिर में उनको अलाउ नहीं करते, तो वो लोग इसका विरोध करते हैं। जैसे जैसे ये आपके लेफ्ट विंग की जो कई नेताएं हैं, नेता जैसे कि आपकी ये वंदना क्या नाम था उनका, जो वृंदा करात वगैरह है, तो इन लोगों ने जैसे ये आंदोलन चलाती रहती है, शनि मंदिर में जैसे पूजा, महिलाओं को अंदर घुसने का अधिकार मांगती है, तो ये मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज़्यादा बल देती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो जिसका ट्रेंड होता है उसकी अभिवृत्ति जो है वो जिसकी राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथ की ओर होंगे वो दक्षिणपंथी प्रकार का होगा, जिसकी लेफ्ट विंग यानी कि आपके ये क्या नाम है वामपंथी प्रकार के, वो उसका वामपंथ की ओर झुकाव ज़्यादा होगा। इस प्रकार की अभिवृत्तियाँ देखने को मिलती है। अब उसके बाद आगे चले अपन, तो वामपंथी वाला भी अपने बता ही दिया कि वामपंथी में किस प्रकार के होंगे, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज़्यादा बल देंगे, ठीक है। सांस्कृतिक मुद्दों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, ठीक है। सामाजिक न्याय यानी कि इक्वलिटी पे बल देंगे, वो वामपंथी प्रकार के होंगे। जैसे कि आपके कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, सीपीएम हो गई, ठीक है, ये वामपंथी प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति केंद्रित अभिवृत्ति, व्यक्ति केंद्रित यानी एक व्यक्ति को ही केंद्र में मान लिया, ठीक है। जैसे अभी हमारी राजनीति में जैसे नरेंद्र मोदी जी है, उनको व्यक्ति केंद्रित यानी मोदी सरकार कही जाती है। ये नहीं कहा जाता कि ये भाजपा सरकार है या फिर ये जो है वो क्या कहते हैं आपके एनडीए की सरकार है। मोदी सरकार यानी कि उनकी जो चमत्कारिक छवि को जो है वो केंद्र में माना जाता है। ऐसे ही जब इंदिरा गांधी जी सरकार थी तब इंदिरा सरकार कही जाती थी, ठीक है। वो एक डायलॉग भी चलता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ठीक है, इस प्रकार का डायलॉग चलता था। तो वो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया, उसमें सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। जैसे कोई भी देश में मुद्दा चल रहा होगा कि महंगाई बढ़ रही है या फिर जो है और भी बहुत सारी समस्या है, तो वो गौण हो जाती है। केवल उस व्यक्ति के चमत्कार को ही ज़्यादा माना जाता है कि जो भी करते हैं वो ये सब करते हैं। इस प्रकार की जो अभिवृत्ति पाई जाती है उसको व्यक्ति केंद्रित अभिवृत्ति बोलते हैं। दूसरी होती है मुद्दा केंद्रित, यानी कि वहाँ पे व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होते, वहाँ पे मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जब गठबंधन की राजनीति चल रही थी तो उस टाइम मेन मेन मुद्दे जैसे कि प्याज की रेट पे सरकार गिर जाती थी, यानी कि मुद्दा इंपॉर्टेंट हो गया,
ठीक है। यानी कि महंगाई एक इम्पोर्टेंट इशू हो गया, पेट्रोल की रेट बढ़ गई तो जो है लोग सड़कों पे आ जाते थे, ठीक है, इस प्रकार की रेट, तो वो मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो मुद्दा केंद्रित, जैसे कि धर्म भी एक मुद्दा होता है, धर्म मेन मुद्दा हो गया, उस पर पूरी राजनीति केंद्रित, उनको कोई मतलब नहीं कौन आगे शासक बनता है, उनका मतलब है कि हमारा मुद्दा जो है वो सुना जाना चाहिए। इस प्रकार की जो ये होते हैं, ये व्यक्तित्व को गौण मानते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मेन जो मुद्दे होते हैं वो जैसे पेट्रोलियम और इस प्रकार के जो भी मुद्दे, या शिक्षा, समानता, इस प्रकार के मुद्दे होंगे ना, तो वो लोग जो मुद्दे को आगे लाएंगे ना, वो थोड़े से शिक्षित प्रकार के लोग होंगे, ठीक है। और व्यक्ति केंद्रित में क्या होगा कि वो मतलब जैसे ये फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, मतलब क्या कहते हैं ना, भक्त प्रकार के लोग होते हैं कि भाई ये जो है यही बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो वो थोड़े कम शिक्षित या कम परिपक्व लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये सारे राजनीतिक अभिवृत्ति के प्रकार होते हैं। एक तो पूरी राजनीति के प्रति होता है, यानी कि राजनीति गंदी है, काली कोठरी है, इस प्रकार के बोले जाते हैं। और एक राजनीतिक विचारधाराएं होती है, जैसे दक्षिणपंथी, वामपंथी, उदारवादी, ठीक है, ये प्रकार की होती है। अब राजनीतिक अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है, आप कैसे आपका वोट वगैरह डिसाइड करते हो कि मेरे को, या फिर आप कैसे कहते हो कि भाई मेरे को तो ये अमुक पार्टी पसंद है, मेरे को ये पार्टी पसंद नहीं है, मेरे को ये विचारधारा पसंद है, ये विचारधारा पसंद नहीं है, वो विचारधारा कैसे बनती है, वो अभिवृत्ति कैसे निर्मित होती है। तो एक तो जब बचपन में बच्चा घर परिवार में रहता है, तो उनके परिवार में भी वो जब वोट होते हैं, या फिर जब वोट का माहौल होता है, तो उस टाइम उनकी जो डिबेट सुनता है, आपस में बात करते हैं कि भाई ये फला नेता अच्छा है, फला नेता खराब है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें वो सुनता है, तो वहाँ से उसके इंट्यूशन में घुसती है, तो परिवार से भी ये चीज़ें आती है। फिर गली मोहल्ले में भी ये चीज़ें सुनता है, वो डिबेट सुनता है वहाँ पे, वहाँ से भी आती है। शिक्षा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, किताबों में जो अपने पाठ्यक्रम में लिखा होता है कि जैसे लोकतंत्र, समानता, इस प्रकार के मुद्दों को वो बार बार देखता है। फिर कौन सा राजनीतिक दल इस पे ज़्यादा बल देता है, तो वहाँ से विचारधारा शुरू होती है। संस्कृति के लिए भी, जैसे संस्कृति के, हमारी संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, और जो पार्टी क्या कहते हैं, इस पे कायम रहती है, इस मुद्दे को उठाती है, तो उसके प्रति उसका रुझान चला जाता है, ठीक है। पुस्तकों से होता है, मीडिया से सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी विचारधारा बनती है, फला पार्टी अच्छी है, फला पार्टी खराब है, उस नेता ने ये कहा, इस नेता ने ये कहा, उस आधार पे भी व्यक्ति अपनी जो विचारधारा का निर्माण करता है, तो वहाँ से भी उसकी अभिव्यक्ति का निर्माण होता है, ठीक है। और बाकी जो भी अग्रज जो होते हैं, उसके जो भाई, बड़े भाई वगैरह, या पिता पिता वगैरह, उनसे भी वो सीखता है, ठीक है। उसके बाद आपस में जो ये मुद्दों पे राय वगैरह ये सब करते हैं, ये मैंने सारे बता ही दिया आपको, ठीक है। शिक्षक से वगैरह सबसे, ये इनसे जो है उसकी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। उसके बाद अपन आगे चले अगर, तो भारत में जो है राजनीतिक अभिवृत्ति, ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत में राजनीतिक अभिवृत्ति, ये ना केवल इथिक्स के अंदर बल्कि पॉलिटी के अंदर भी पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक अभिवृत्ति का विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो एक पूरा कालक्रम देखते हैं अपन, जैसे सरकार चेंज होती है वैसे वैसे अभी लोगों का मतदान व्यवहार भी चेंज होता है। इस ट्रेंड का पता कैसे लगता है कि जिस तरफ ज़्यादा, जिस मुद्दे पे लोग ज़्यादा वोट देंगे वो सरकार जीतती है, मतलब सरकार जो मुद्दा उठाती है वो लोगों को पसंद आता है, तो उसके बाद फिर वो एक विचारधारा चल जाती है। जैसे कि आप भारत आज़ाद हुआ था, तब सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि भाई हमारे देश में जैसे कि ये अर्थव्यवस्था में तेजी आए, ठीक है, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, इनकी समाप्ति हो। तो जिस पार्टी ने इन मुद्दों को उठाया, लोकतंत्र आदि की स्थापना, लोगों ने उसको वोट दिया। तो व्यक्ति केंद्रित एक राजनीति चली 17 साल तक, जैसे कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज किया। तो उन्होंने जो मेन जो मुद्दे बनाए थे उस टाइम, वो यही था कि अशिक्षा को दूर भगाना है, उद्योग धंधों की स्थापना करनी है, अर्थव्यवस्था का तेजी से प्रचार प्रसार करना है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाना है, और ये जो गुटनिरपेक्षता वगैरह, ये सब मुद्दे थे। तो ये पूरा जो एक इस आधार पर उसका बना। तो सबसे पहले राजनीतिक अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है, तो अपना जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसमें क्या है कि मेन मुद्दे जो यही थे, लोकतंत्र, समानता, बंधुता वगैरह, मूल अधिकार वगैरह, ठीक है। और उस टाइम क्या था कि वो सांप्रदायिक विचारधारा भी साथ साथ चल रही थी, जब अपना स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। 47 में जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत आया, यानी कि भारत पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। तो वैसे तो स्पेशल किसी राजनीतिक विचारधारा का विकास नहीं हुआ, लेकिन लोगों का मतदान व्यवहार किस प्रकार था कि गांधी जी जो है, एक तो वो समानता, लोकतंत्र, बंधुता, इनकी बात करते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी छवि जो है इस प्रकार की चमत्कारिक छवि थी। तो एक व्यक्ति केंद्रित और जो विचारधारा केंद्रित राजनीति को बल मिला, और न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी जो है एक छत्र कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका में थी। तो 17 साल तक एक तरफा उसका राज रहा। उसके बाद 67 तक, मतलब 64 में जो है इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है।
उसके बाद शास्त्री जी बनते हैं, शास्त्री जी की भी जो है 65 में डेथ हो जाती है। उसके बाद 67 में इंदिरा गांधी का पदार्पण होता है, ठीक है। तो 67 मतलब वैसे तो इंदिरा गांधी आ गई थी 65 के अंदर, लेकिन 67 में वापस इलेक्शन होते हैं, तो एक तरह से एक नया दौर देखने को मिलता है कि अब जो है लोगों की ये अभिवृद्धि किस प्रकार की है। तो 67 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो केंद्र में तो बेशक कांग्रेस सरकार आ गई थी, लेकिन राज्यों में जो है वो दूसरे दलों की सरकार आनी शुरू हो गई थी। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई थी, ठीक है। जो है केरल के आसपास भी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई थी। तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का उभार शुरू हुआ था। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी जब भारत में ये अखिल भारतीय लेवल पे आम चुनाव हुए थे 1952 में, तब वो भी इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन उसको इतनी सीटें नहीं मिली थी। तब फिर इसने जो है स्टेट्स के अंदर अपने पाँव जमाने शुरू किए, तो वेस्ट बंगाल में इसकी सरकार बनी, केरल में फिर इसकी सरकार बनी। तो क्षेत्रीय दलों का उभार धीरे धीरे होता है। फिर जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन था वहाँ पे अब विपक्षी दलों का भी जो है बहुमत आने लगा, मतलब एक उनका मेजोरिटी पूरी तरह से तो नहीं आई पाई, लेकिन एक बड़ी संख्या आनी शुरू हो गई। तो स्टेट के अंदर जो है वो दूसरे दल क्षेत्रीय दलों का उभार शुरू होता है। तो आज़ादी से पूर्व तो विशेष विचारधारा का विकास नहीं हुआ था। 51 से लेकर 67 तक कांग्रेस का एक छत्र राज था, केंद्र और राज्य दोनों में। और वहाँ पे फिर ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये वाले विचारधारा और ये जो आर्थिक विकास, शिक्षा वगैरह, ये सारे इन मुद्दों पे वोट दिए जाते थे, ठीक है। उसके बाद 67 में जो है वो क्षेत्रीय दलों का उभार होता है। तमिलनाडु में करुणानिधि की जो डीएमके बनी थी, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसका उभार हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार से गैर कांग्रेसी दलों का शुरुआत हो जाती है। 1980 तक ये चलता है। और उसमें जैसे क्या कहते हैं आपके 76 में ये जो कांग्रेस ने आपातकाल लगा दिया, तो कांग्रेस की छवि भी खराब होती है, ठीक है। तो 76 में जो मोरारजी देसाई की पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है, ठीक है। इस प्रकार से है। फिर उसके बाद 80 के अंदर क्या होता है कि वापस से जो ये सरकार इनकी मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और इंदिरा गांधी वापस से सरकार बनाती है। पर अब जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग जो है धर्म, प्रजाति, जाति, इन आधार पे वोट मांगने शुरू करते हैं और लोग उनको लाइक करते हैं, उनको वोट देते हैं। फिर उसके बाद एक गठबंधन जैसे 85 88 तक तो राहुल गांधी, सॉरी क्या अपने राजीव गांधी और ये इनकी सरकार आती है। उसके बाद 1989 के आसपास जो इलेक्शन का जो मेन मुद्दा बनता है, वो एक तो मंडल आयोग की जो सिफारिश है वो वीपी सिंह द्वारा लागू कर दी जाती है। तो ओबीसी बैंकों, जो ओबीसी वोट बैंक है, उसको लुभाने वाली। और इसके अलावा जो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है वो, क्योंकि इस टाइम ही जो राम मंदिर के ताले खोल दिए गए थे, शाहबनो का वाद हुआ था 1989 के आसपास, ठीक है। तब राम मंदिर के ताले खोल दिए गए थे। तो राम मंदिर के इस मुद्दे को भुनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। तो वहां से एक डायलॉग फेमस हुआ था कि मंडल कमंडल की राजनीति अब आ गई है। यानी कि एक तो ओबीसी जो भी जातिवाद है, इसको जाति जो भी जातियां मतलब एक लामबंद होगी एक झंडे के तले, उनका लोकतंत्र में ज़्यादा प्रभाव चलेगा। तो जाति जो है भारतीय चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई। दूसरा जो कमंडल यानी कि जो एक धर्म है, वो भी राजनीति के केंद्र में आ गया। 92 में जो ये बाबरी मस्जिद वाला विवाद हुआ, तो वहाँ से जो है धर्म भी एक मेन मुख्य धारा में आ गया। अब पार्टियां धर्म के नाम पे भी वोट मांगने लगी कि भाई मंदिर वही बनाएंगे, इस प्रकार के जो आंदोलन करके। और ये जो विचारधारा है, वहाँ से राजनीतिक जो लोगों का जो मतदान व्यवहार है वो चेंज हुआ कि भाई मंदिर वही बनाएंगे, यानी कि जो पार्टी इस प्रकार का कार्य करेगी उसको वोट देंगे हम, ठीक है। और जाति के आधार पे जो वोट मांग रही थी, जो भी राजनीतिक दल, जैसे क्षेत्रीय दलों में लालू प्रसाद यादव की राजद हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, तो ये कहीं न कहीं जातियों को ही संगठित कर रहे थे। जैसे उस टाइम बहुत सारे दल, जैसे ये संगठन भी बने, जैसे माय बना था, MY यानी कि मुस्लिम यादव, एक अजगर बना था, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, इस प्रकार के संगठन जो है वो इस टाइम बने थे। गठबंधन सरकारों का जो शुरुआत हुई थी, लेकिन वो असफल प्रयोग हुए थे। और उसके बाद जो 1998 तक गठबंधन सरकारों का एक महत्वपूर्ण प्ले रहता है। 98 में भी गठबंधन सरकार ही बनती है, इसको एनडीए की सरकार बोलते हैं, ठीक है। और फिर 2004 में जो यूपीए की सरकार आती है, तो वो भी एक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ही होता है, सप्रंग सरकार, वो भी एक गठबंधन। तो गठबंधन सरकारों का पूरा एक दौर चलता है, ठीक है। ये पूरा एक 1980 से लेके 98, और 98 के बाद जो है 2004 तक रहता है। फिर 2004 में जो है
वापस से जो उसकी कांग्रेस की सरकार आती है, और अंठानवे से लेके जो 2014 तक देखे तो गठबंधन ज़्यादा इसमें प्रभाव में रहता है। अब 2014 में क्या होता है कि जो ये भ्रष्टाचार घोटालों के विरुद्ध आवाज़ उठनी शुरू होती है, जो 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक है, ये जो कोलगेट घोटाला, इस प्रकार घोटाले हुए, ये घोटाले जब उजागर हुए तो मतलब एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई, और फिर से जो है राजनीति में ये आ गया कि भ्रष्टाचार का, काले धन पर अंकुश लगाया जाए, और थोड़ा थोड़ा संप्रदायवाद भी वापस से राजनीति में आ गया, और यहाँ से जो है वापस से एनडीए सरकार बहुमत में आती है। अब यहाँ के बाद जो अपनी राजनीतिक अभिवृत्ति को परिवर्तन करने या लोगों की अभिवृत्ति का रुझान है वो सोशल मीडिया द्वारा ज़्यादा प्रभावित होने लग गया। अब सोशल मीडिया पे जो है वो इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार के जो है मैसेज चला के लोगों की अभिवृत्ति जो है इस प्रकार की चली कि एक तो हमारी संस्कृति, जो वापस से संस्कृति और धर्म, ये मुख्य मुद्दे आ गए। इसके अलावा जो एक मजबूत सरकार का भी हो कि भी केंद्र में मजबूत सरकार हो, और प्लस जो ये भ्रष्टाचार घोटाले हैं इनका भी जो निराकरण करे, इस प्रकार की अभिवृत्ति जो है वो इसमें आई। अब 2014 से लेकर 2019 तक यही चल रही है। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो इसमें भी यही प्रकार की अभिवृत्ति देखी जाएगी, जिसमें संस्कृति केंद्र में है, सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग, सोशल मीडिया से लोगों की जो मतदान व्यवहार है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो है अभिवृत्ति अपने पूरा विकास होता है। तो इसको पूरा फेजेज में बताना है आपको कि 1951 से लेके 67 तक क्या रही, फिर 67 में क्षेत्रीय दलों का उभार होता है, ठीक है। फिर 75 में जब आपातकाल लगता है तो कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग होता है। क्षेत्रीय दल जो है अब ज़्यादा मेन भूमिका में आते हैं, और यहाँ से जो जाति, वर्ग, ये जो मुद्दे हैं ये भी राजनीति में आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो 1980 के से लेके जो ये 90 तक का दौर है तो इसमें गठबंधन सरकारों का एक असफल प्रयोग होता है। फिर मंडल कमंडल की राजनीति आती है, ठीक है। फिर अंठानवे में जो है वो वापस से गठबंधन बनने शुरू होते हैं। 2014 में जो है वो फिर ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोग एक होते हैं, और इस प्रकार की जो सोशल मीडिया का उपयोग वगैरह ये सब चीज़ें राजनीति के केंद्र में आते हैं। तो इस प्रकार से पूरी अपनी अभिवृत्तियाँ चेंज होती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो राजनीति में बाहुबली नेता होते हैं, कई जो आप उनके नाम पे ही वोट पड़ते हैं, राजनीतिक दलों को न चाहते हुए भी इन बाहुबलियों को वोट, जो अपने टिकट देना होता है, लोग उन बाहुबलियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं लोगों के उस पर अभिवृत्ति पे, कि वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जैसे कि भाई इसको फांसी दे दी जाए, इसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। मतलब एक उदाहरण है इस प्रकार का, नहीं जो जिस प्रकार की ये जो मतलब कि तीव्र न्याय देने की बात करते हैं कि अभी का अभी इसका फैसला किया जाए, अगर कोई बलात्कार करता तो उसका जिंदा जला दिया जाए, उसको ये कर दिया जाए, इस प्रकार की जो चीज़ें करता है। तो लोगों का रुझान इस प्रकार से होता है कि इस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, और फिर वो जीतता रहता है, जीता हुआ कैंडिडेट हो जाता है। अब राजनीतिक जो पार्टी होती है उसको न चाहते हुए उस अपराधी को वोट देना होता है। तो ये भी एक अभिवृत्ति काम करती है। लोगों का रुझान भले ही वो अपराधी प्रकार का होता है, लेकिन तो भी उसका रुझान ये होता है कि वो त्वरित न्याय का पक्ष होता है, या फिर वो किसी जाति विशेष का होता है कि भले ही अपराधी है लेकिन अपनी जाति का है, अपना तो बुरा नहीं करेगा। तो जाति विशेष के कारण भी उसके प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति बनती है। ये राजनीति में अभिवृत्ति के पीछे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिवृत्तियों में परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो वैसे तो ये अभिवृत्तियाँ जो है वो स्थायी होती है, इसमें चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें की जाए, जैसे साइकोलॉजिकल इसमें होती है, तो अनुनय विनय किया जाए कि भाई आप इस प्रकार का मत देखो, जो अभिवृत्ति रखते हो, किसी के प्रति आप नकारात्मक चीज़ रखते हो तो ये आपके चरित्र के लिए या आपके व्यक्तित्व के लिए खराब है। तो उसको परसुएशन कर करके उसमें नई सूचना दे के, और समय के साथ देखो आप दुनिया कहाँ पहुँच गई, आप अभी भी पुरानी रूढ़िवादी ख्यालों में पड़े हुए हो, तो वो ऐसे करके बार बार उसको जो है परसुएशन करते, तो वो उस चीज़ को मानता है और अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी कर सकता है। तो अनुनय के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसको, यानी कि जैसे वो अभी अपनी अभिवृत्ति किसी चीज़ के प्रति रखता है कि नहीं मेरे लिए तो यही बेस्ट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ से उसको धोखा मिल जाता है, या वो सही जगह से चीज़ काम नहीं करती है, तो उसको अनुभव होती है कि ये चीज़ तो काम नहीं करती है। अब जो है वो उस चीज़ को छोड़कर अगली चीज़ पे या जो दूसरी विचारधारा को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव से भी उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। व्यवहारात्मक परिवर्तन से भी होता है, यानी कि उसको सामान्य से अलग व्यवहार करने के लिए कोई मजबूर करे तब भी उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। इसके अलावा पारस्परिकता का सिद्धांत, यानी कि उसको कह दिया जाए कि जैसे आप रूढ़िवादी विचारधारा रखते हो, अगर आप रूढ़िवादी विचारधारा रखते हो तो प्रगतिशील होने का जो आपका एक अवसर है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रगतिशील लोगों को ही मिलती है, उस अवसरों को आप खो दोगे, ठीक है।
तो अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो आप इसको खोज सकते हो, तब भी वो अभिवृत्ति को छोड़ सकता है। ठीक है। अब एक प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति यही है, अपन ने सिविल सेवकों के लिए जो नैतिक नियम संहिता देखी थी उसमें भी यही था कि एक तो वो किसी भी राजनीतिक दल की जो ना तो आलोचना करे ना उसकी प्रशंसा करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट घटक होता है। ठीक है। प्रशासक को जो राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, और तटस्थ प्रशासक ही सुशासन की स्थापना करने में सहायक होता है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ पे चलता है, किसी भी पार्टी के हित को संपोषित नहीं करता, बल्कि वो जो सामान्य हित या जनरल विल पे काम करता है, जो विधि के शासन पे बल देता है, संविधान के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा वो उसको किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देना चाहिए, तो उसकी नैतिक नियम संहिता के अंदर भी लिखा हुआ है। किसी भी दल की आलोचना या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और अपनी मत प्राथमिकता का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मैं तो अपना वोट जो है हमेशा इस पार्टी को देता हूँ या मैं इस पार्टी को देता हूँ। तुम भले किसी को भी वोट दो, लोगों को मत बताओ कि मैं इसको वोट देता हूँ। जिसको जैसा वोट देना वो अपने हिसाब से दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, लोकतंत्र, सत्ता का विकेंद्रीकरण, इन पे सब पे बल देने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब प्रशासक की अभिवृत्ति किस प्रकार झुकी हुई होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वो न्याय पे बल दे, यानी न्याय का पालन करे। ठीक है। उसके बाद वो संविधान पे बल दे, यानी कि जो संविधान में जो लिखा हो उसको ध्यान दे, संवैधानिक मूल्यों को वरीयता दे। फिर जो संसद ने कानून बनाया उसके प्रति वो उसके रखे। उसके बाद जो भी नियम उपनियम है वो, और अगर कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर उसकी ध्यान ये होना चाहिए कि अंतरात्मा की आवाज़ को भी वो सुन के काम करे। ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो इस टॉपिक पे आधारित सवाल है, तो ये अपन ने काफ़ी डिस्कस भी कर लिए थे कि अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो अभिवृत्ति किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति, या जैसे वस्तु विचार वगैरह होता है, सकारात्मक या नकारात्मक भावों की उपस्थिति अभिवृत्ति कहलाती है। इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक पक्ष होते हैं। विशेषताएं, ये अमूर्त होती है, जन्मजात नहीं होती है, बाद में सीखता है। ठीक है। और ये स्थायी होती है, इनमें संजाल पाया जाता है, इनमें केंद्रीयता का गुण होता है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है? तो वैसे इसके 2 कारक है, एक तो आनुवंशिक कारक और एक जो सामाजिक कारक। आनुवंशिक कारक प्रारंभ में नहीं माना जाता, लेकिन अभी कुछ खोज के बाद में इसको माना गया है। सामाजिक कारक में वो अपने एक तो आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है, एक उसकी इच्छा पूर्ति से सीखता है। ठीक है। ये इसका विकास होता है। नैतिक अभिवृत्ति क्या है? यानी कि नैतिक नियमों का ज्ञान, उसको भावनाओं में बिठाना और उसी के अनुरूप व्यवहार करना, ये सब नैतिक अभिवृत्ति होती है। एक प्रशासक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर प्रशासक का जो रुझान है वो नैतिकता के प्रति होगा, तो अपने कार्य में भी उसको लाएगा वो, और इस प्रकार कार्य करेगा तो ये जो समता, समानता, बंधुता और जो आपके समानुभूति का गुण, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, इन गुणों का जो है प्रशासन में स्थापना हो पाएगी, और सुशासन की जो संकल्पना है वो साकार हो सकेगी। ठीक है। इस प्रकार का आपको उत्तर लिख सकते हो। एक प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? तो एक तो राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, अपनी मत प्राथमिकता का उसको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहिए। ठीक है। और उसके जो अभिवृत्ति है वो किसी दल के बजाय जो उसकी विधि के शासन और न्याय, समता, ये संविधान, इनके प्रति उसकी अभिवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है। राजनीतिक और नैतिक अभिवृत्ति के विकास में योगदान वाले कारक कौन से हैं? तो राजनीतिक में तो वही है उसका, जैसे परिवार, अग्रज, शिक्षक, सोशल मीडिया, जो ये आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब होते हैं, समाचार पत्र वगैरह। ठीक है। नैतिक अभिवृत्ति में भी लगभग यही चीज़ें होती है, शिक्षक और उसका परिवार वगैरह ये होते हैं। ठीक है। उसके बाद समीक्षा करना, मतलब ये जैसे दोनों पक्ष लिखने होते हैं। सकारात्मक पक्ष में ये अच्छी चीज़ें बताते हैं, नकारात्मक में कुछ नेगेटिव जो इम्पैक्ट भी उसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे कुछ ऐसी विचारधारा रूढ़ियों को भी वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है। अभिवृत्ति में परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है? तो एक तो परसुएशन द्वारा, उसको अनुनय करा के कर सकते हो। एक वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है तब कर सकता है। एक पारस्परिकता के सिद्धांत से कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार से उसमें होता है। अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या अंतर है? अभिरुचि जो है वो एक एप्टीट्यूड होती है। एप्टीट्यूड यानी कि आपकी बौद्धिक कौशल होता है आपका, जैसे किसी सवाल, गणित के सवाल को करने की मेंटल एबिलिटी, उसको अभिरुचि बोलते हैं। ठीक है। तो अभिवृत्ति जो है वो तो मतलब एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, जबकि ये एक मानसिक क्षमता होती है। ठीक है। अभिरुचि और जो अभिवृत्ति होती है वो मतलब एक प्रकार की स्थायी भावना होती है। अभिरुचि एक प्रकार से स्थायी भावना नहीं होती है। ठीक है। अभिवृत्ति जो है इसका संबंध किसी विचारधारा से होता है, जबकि इसका मेंटल एबिलिटी से होता है। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद जैसे सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि
एक प्रशासक की अभिवृत्तियों को पूरी तरह से प्रशासन के अनुकूल बनाया जा सकता है। तो हाँ, एक प्रशासक की अभिवृत्तियाँ जैसे उसकी नैतिक अभिवृत्तियाँ है, समानुभूति, सत्यनिष्ठा, इनको जो है प्रशासक के अनुकूल उसको बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जो अभिवृत्तियाँ होती है वो उसके एनवायरनमेंट से आती है, और प्रशासक भी समाज का अंग होता है। तो वो जिस भी क्षेत्र से या जिस भी संस्कृति से बिलोंग करता है, तो वहाँ की विचारधारा भी उसमें आती है। तो हो सकता है उसमें कुछ नेगेटिव विचारधारा भी हो, तो उनको पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर उसको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाए तो बहुत हद तक उसमें जो है जो सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास कराया जा सकता है। इस प्रकार से आप उसको उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने इस टॉपिक में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में, हमारे टेलीग्राम में, या आप इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी और आपके लिए हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।